अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.20 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे और इनकी परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना जरूरी है, तभी वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं बहुत ही क्विक और टू द पॉइंट जो है आपको ये टर्मिनोलॉजीज थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, सबसे पहले है परसेंटेज। अब परसेंटेज हमारे लिए बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम अक्सर इसको यूज करते रहते हैं। परसेंटेज मीन्स पर 100। परसेंटेज का मतलब होता है, अब परसेंटेज किसको कहते हैं? द परसेंटेज मीन्स पर 100, यानी कि 100 में से कितनी वैल्यू, 100 के पीछे कितनी वैल्यू, ये परसेंटेज से शो की जाती है। ठीक हो गया? वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि हम इस एक्सरसाइज में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया? और परसेंटेज को शो किस सिंबल से किया जाता है? ये जो सिंबल है इससे शो किया जाता है परसेंटेज को। ठीक हो गया? तो ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन होगी परसेंटेज की। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट। इफ द सेलिंग प्राइस SP is higher than the cost price, then the profit occurs. It can be written as, देखें, जब भी कोई आइटम है, कोई प्रोडक्ट है, उस पे जो टोटल कॉस्ट आती है, चाहे उसको बनाने पे खर्चा आता है या उसको खरीदने पे खर्चा आता है, जो टोटल कॉस्ट आती है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और इसको CP से शॉर्ट में शो करते हैं। ठीक है? और जब उस चीज को फरोख्त किया जाता है, सेल कर दिया जाता है, तो वो जो प्राइस में मिलती है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं और इसको SP से शो करते हैं। तो अगर किसी भी आइटम या प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस कम हो सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट हुआ है। जाहिर सी बात है कि हमने वो जो प्रोडक्ट या वो जो आइटम था उस पे जो हमारा जो खर्चा आया वो कम था और हमने ज्यादा पे उसको बेच दिया, तो हमें जाहिर है उसका प्रॉफिट मिला। ठीक है? तो अब प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्ट में किस तरह लिखेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू SP फॉर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने में वो आइटम या प्रोडक्ट को फरोख्त किया सेलिंग प्राइस, उसमें से माइनस करेंगे जितना उस प्रोडक्ट पे खर्चा आया है, चाहे खरीदने पे या उसको बनाने पे जो भी खर्चा है या जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसको जब माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस में से, तो हमारे पास प्रॉफिट या जो मुनाफा है उस आइटम या उस प्रोडक्ट के लिए उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट परसेंटेज। तो अगर किसी भी आइटम या प्रोडक्ट के लिए हमारे पास कुछ प्रॉफिट आ जाता है, मुनाफा आ जाता है, तो उसको हम परसेंटेज में किस तरह कैलकुलेट करेंगे? अगर हम ये मालूम करना चाहें कि 100 के पीछे कितना हमें मुनाफा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है? ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट या मुनाफा की परसेंटेज है वो अमाउंट आ जाएगी। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट है लॉस, यानी कि नुकसान। इफ द कॉस्ट प्राइस CP इज हायर देन द सेलिंग प्राइस देन लॉस अकर्स। कि अगर किसी भी आइटम या प्रोडक्ट पे जो बनाने का खर्चा है या उसको खरीदने का खर्चा है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, वो बढ़ जाए उस आइटम या प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस से, उसको फरोख्त करने की जो कीमत है उससे उस प्रोडक्ट या आइटम पर जो खर्चा आया है या उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ जाए, तो इसके नतीजे में फिर क्या होता है? नुकसान होता है, लॉस होता है। ठीक है? तो लॉस को कौन से फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब ये प्रॉफिट के उलट हो गया। प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस यहां पर पहले आ रहा था और उसमें से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर रहे थे। अब यहां पे चूंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हम कॉस्ट प्राइस या CP माइनस सेलिंग प्राइस या SP लिखते हैं, तो हमारे पास लॉस या जो नुकसान की अमाउंट है वो आ जाती है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है लॉस परसेंटेज। के अगर किसी भी आइटम या प्रोडक्ट के पीछे हमें लॉस होता है, नुकसान होता है, तो उसको परसेंटेज में किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? यानी कि 100 के पीछे कितना नुकसान हुआ, ये हम किस तरह मालूम करेंगे? तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है? ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो हमारे पास उस आइटम या प्रोडक्ट का जो लॉस परसेंटेज है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस फॉर्मूला में और प्रॉफिट परसेंटेज में क्या डिफरेंस है? कि प्रॉफिट परसेंटेज में यहां लॉस की जगह हम प्रॉफिट पुट करते हैं और लॉस परसेंटेज में हम यहां लॉस पुट कर लेते हैं। ठीक है? प्रॉफिट नहीं पुट करते, लॉस पुट करते हैं, तो हमारे पास लॉस परसेंटेज की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट, यानी कि किसी भी आइटम या प्रोडक्ट की कीमत में जब कोई रियायत दी जाती है, कोई छूट दी जाती है, तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। अब डिस्काउंट किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे? डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
मार्क प्राइस क्या होती है? मार्क प्राइस वो प्राइस होती है जो किसी भी आइटम या प्रोडक्ट के ऊपर दर्ज शुदा होती है, यानी कि उस आइटम या प्रोडक्ट पे जो लिखी हुई कीमत होती है कि हम इस आइटम या प्रोडक्ट को इतने में बेचेंगे, उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। और सेलिंग प्राइस क्या है? उस आइटम या प्रोडक्ट को कितने में सेल किया आपने, यानी कि फर्ज करेंगे एक आइटम पे कीमत 100 रुपए लिखी थी लेकिन हमने उसमें 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो फिर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 95 रुपीज हो जाएगी, यानी कि 100 के बजाय हमने उसको 95 रुपीज में बेच दिया। तो अब फिर हमने डिस्काउंट कितना दिया? 5 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक हो गया? और लास्ट है परसेंटेज डिस्काउंट के। अब किसी भी डिस्काउंट का परसेंटेज हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अगर हम ये देखना चाहें कि हमने 100 के पीछे कितना का डिस्काउंट दिया है या कितने की छूट हमने दी है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100। डिस्काउंट का मतलब तो हो गया जितनी हमने छूट दी या जितनी हमने उस प्रोडक्ट या आइटम की कीमत में रियायत दी, वो यहां पर वो वैल्यू आ जाएगी। और डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, यानी कि जो उस आइटम की ओरिजिनल प्राइस थी या जो प्राइस उसके ऊपर दर्ज शुदा थी, जो कीमत उस पर लिखी हुई थी, वो यहां पर आ जाएगी उसकी वैल्यू, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक हो गया? तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, हनीफ बॉट अ कार फॉर ₹5,50,000 के हनीफ ने एक कार खरीदी जिसकी कीमत 5,50,000 थी। ही सोल्ड इट फॉर ₹6,05,000 आफ्टर सम टाइम। तो कुछ टाइम के बाद हनीफ ने वो कार 6,50,000 रुपये में फ़रोख्त कर दी। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमने हनीफ ने जितना प्रॉफिट कमाया उस कार को बेचने के बाद, उस प्रॉफिट का हमने परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक हो गया? तो देखें, इसका सोल्यूशन है जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख दी है। सबसे पहले है कॉस्ट प्राइस CP, यानी कि कार की जो कीमत खरीद थी वो कितनी थी? ₹5,50,000। ये मैंने यहां से लिख दिया। और सेलिंग प्राइस, हनीफ ने वो कार कितने में फरोख्त की, तो ये मैंने लिख दिया सेलिंग प्राइस, यानी कि SP इज इक्वल टू ₹6,05,000। 6,05,000 में हनीफ ने वो कार फरोख्त कर दी। तो अब इसका हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। हमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो देखें, मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था इंट्रोडक्शन सेक्शन में कि प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो है, ठीक है, ये हमें दी गई है, और 100 पुट कर लेंगे, लेकिन प्रॉफिट की प्राइस हमारे पास नहीं है। तो पहले हमें प्रॉफिट या मुनाफा जो उस कार को बेचने के बाद हनीफ को मिला वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें, मैंने लिखा है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में क्या पढ़ा था? ये था सेलिंग प्राइस, ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो अब यहां पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है? ये है 6,05,000, यानी कि 6,05,000 में उसको हनीफ ने फरोख्त किया कार को। और कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदी थी हनीफ ने वो कार? ये है 5,50,000। ठीक है? तो अब आप 6,05,000 में से माइनस करें 5,50,000 माइनस, और ये आ गया 5,50,000। ठीक है? अब इसको माइनस करें, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। 5 माइनस 0 5 आ जाएगा, और यहाँ 0 माइनस 5 है तो एक कैरी लेना पड़ेगा, 10 हो जाएगा। 10 माइनस 5 5 आ जाएगा। ठीक है? तो ये अमाउंट हमारे पास आ गई 55,000। तो जो प्रॉफिट की अमाउंट है, हनीफ ने जो कार फरोख्त करने के बाद जो प्रॉफिट उसको मिला वो है 55,000। ठीक है? ये हमने प्रॉफिट की अमाउंट मालूम कर ली है। अब हम ये प्रॉफिट की जो अमाउंट हमारे पास आई है इसको हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें, अब प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है 55,000। तो ये मैं पुट करूंगा 55,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस का है, ये है 5,50,000। ठीक है? तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई और इनटू ये आ जाएगा 100। तो अब देखें, ये 3 जीरोस इन 3 जीरोस के साथ डिडक्ट हो जाते हैं। ये एक जीरो ये एक जीरो के साथ डिडक्ट हो जाएगा, और ये 55 के साथ डिडक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया? 10 रह गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 10%। जो प्रॉफिट की परसेंटेज हमारे पास आ गई है वो है 10%, यानी कि हनीफ ने उस कार को जब सेल किया तो उसको जो प्रॉफिट परसेंटेज मिला वो है 10%। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का।
क्वेश्चन नंबर 2 है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3000 के किसी चीज की जो दर्जशुदा कीमत है यानी कि उस पर जो कीमत लिखी हुई थी वो 3000 है। डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज 20% और उस आर्टिकल या उस चीज पे जो डिस्काउंट रेट है वो 20% है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हमने उस आर्टिकल या उस चीज की जो सेलिंग प्राइस है यानी कि जिस कीमत पे वो फरोख्त हुई है वो कीमत हमने मालूम करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है मार्क प्राइस या इसको एमपीवी बोलते हैं, ठीक है। मार्क प्राइस यानी कि जो कीमत उस आर्टिकल या उस चीज पे लिखी हुई थी वो थी 3000, तो मैंने ये लिख दिया, यहां से मैंने ये अमाउंट लिख दिया, ठीक है। और डिस्काउंट रेट हमें क्या बताया गया है कि उस आर्टिकल पे जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो 20% है, तो मैंने डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 20% लिख दिया। देखें यहाँ पर चूंकि डिस्काउंट और मार्क प्राइस की बात हो रही है तो हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। ये फार्मूला हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में पढ़ा था, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब इस फार्मूला को थोड़ा सा हम रीअरेंज करके लिखेंगे, वो भी आपको मैं बताता हूं। लेकिन अब देखें इस फार्मूला में ये सेलिंग प्राइस तो हमने मालूम करनी है, मार्क प्राइस हमारे पास है, लेकिन डिस्काउंट हमारे पास जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो नहीं है। डिस्काउंट परसेंटेज तो है, हमारे पास अमाउंट नहीं है। तो पहले हम डिस्काउंट की अमाउंट या डिस्काउंट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है डिस्काउंट, अब ये 20% डिस्काउंट है, ठीक है। 20% डिस्काउंट दिया गया है किस पे, 3000 पे, ठीक है। तो इंटू 3000 हो जाएगा, ठीक है। जो आर्टिकल की ओरिजिनल प्राइस थी या मार्क प्राइस थी, जो कीमत उस पर लिखी हुई थी वो 3000 थी, उस पे 20% डिस्काउंट दे दिया गया। तो अब हम देखते हैं कि डिस्काउंट की वैल्यू क्या बनती है। ये देखें, ये मैं लिखूंगा 20% का साइन रिमूव करूंगा तो 20 को 100 से डिवाइड कर लूंगा। जब भी परसेंट का साइन रिमूव करते हैं तो 100 से वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं और इनटू ये आ जाएगा 3000। तो अब देखें ये 2 जीरो, इन 2 जीरो के साथ डिडक्ट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा ये 20 और 30 को मल्टीप्लाई करें तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। मैं लिखूंगा ₹6 और ये 0 और ये 0 इसके साथ ऐड हो जाएंगे तो ये 600 हो जाएगा। हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट आ गई 600, ठीक है। अब हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट भी आ गई तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। अब ये फॉर्मूला मैं रीअरेंज करके लिखता हूं। मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए तो सेलिंग प्राइस को मैं इस साइड पे ले आता हूं और डिस्काउंट को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं। तो मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, यह आ जाएगा मार्क प्राइस एमपी माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट को मैं दूसरी तरफ ले गया हूं तो यहां पर ये प्लस था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, ठीक है। फार्मूला वही है जो हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखा था, सिर्फ उसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया, ठीक है। तो अब हम यहां पर अमाउंट पुट करेंगे। मार्क प्राइस हमारे पास क्या है, यानी कि उस आर्टिकल की जो दर्जशुदा कीमत या उस पर जो कीमत लिखी हुई थी वो है 3000, तो ये मैं पुट करूंगा 3000 माइनस डिस्काउंट हमने कितना दिया, 600 का डिस्काउंट दिया, तो ये आ जाएगा 600। अब 3000 में से 600 माइनस करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी 2400, यानी कि वो जो आर्टिकल है या वो जो चीज है उसको कितने में फरोख्त किया गया, 2400 रुपए में। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम ₹2500 एट 20% प्रॉफिट। कि एक मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो कि अशिया या प्रोडक्ट बनाकर बेचता है, जिसको सनतकार भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक सनतकार ने एक आर्टिकल या एक चीज बनाई जिसकी उसको कीमत पड़ी 2500, ठीक है। अब इस आर्टिकल को इस मैन्युफैक्चरर ने 20% प्रॉफिट के साथ आगे बेच दिया, 20% मुनाफे के साथ आगे बेच दिया। द परचेजर सेल्स द आर्टिकल एट 30% गेन। तो जिस शख्स ने उससे खरीदा, इस मैन्युफैक्चरर से जिस शख्स ने खरीदा, यानी कि जो खरीदार था, उसने ये वाला जो आइटम है इसको मजीद 30% प्रॉफिट के साथ आगे बेच दिया, ठीक हो गया। फाइंड द फाइनल सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हमने उस आर्टिकल की फाइनल सेल प्राइस मालूम करनी है, यानी कि जब आर्टिकल की जो शुरू में प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस थी 2500, उसको 20% प्रॉफिट के साथ मैन्युफैक्चरर ने बेच दिया, जबकि जिस शख्स ने उस मैन्युफैक्चरर से खरीदा था उसने मजीद 30% के प्रॉफिट के साथ आगे बेच दिया। तो अब हम जो फाइनल प्राइस है, यानी कि ये जो 2 इजाफे हुए हैं इस प्राइस में, हम ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो फाइनल सेल प्राइस थी उस आर्टिकल की वो कितनी थी। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कि मैन्युफैक्चरर को वो जो
आर्टिकल है वो कितने में पड़ी, ये 2500, ठीक हो गया। और उस मैन्युफैक्चरर ने 20% प्रॉफिट के साथ आगे उसको इस परचेजर को, इस खरीदार को दिया। तो मैंने लिखा है परसेंटेज इंक्रीज, कितना उसने मुनाफा लिया, 20% का मुनाफा लिया, ठीक है। तो टोटल इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस में कितना इजाफा हो गया टोटल, कि देखें ये 20% इंक्रीज किया उसने, यानी कि 20% का मुनाफा लिया मैन्युफैक्चरर ने, कितने अमाउंट के पीछे, 2500 के पीछे। तो मैं लिखूंगा 2500, ठीक है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और ये परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो हम 20 को डिवाइड कर लेंगे 100 से। जब भी आप परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो जो भी वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर लिया जाता है, और इंटू ये आ जाएगा 2500। अब देखें ये दो जीरोस, इन दो जीरोस को डिडक्ट कर लेते हैं, हमारे पास पीछे रह जाता है 20 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 50 हो जाएगा, ठीक है। और ये एक जीरो जो 20 के साथ है ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 500। यानी कि मैन्युफैक्चरर ने इस आर्टिकल पर 500 का मुनाफा कमाया। तो इसका मतलब है कि फिर इस आर्टिकल की जो मार्केट प्राइस है कितनी हो गई, यानी कि इस शख्स ने फिर कितने में खरीदा, ये मैं लिखूंगा मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, देखें 2500 उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस थी और 500 मैन्युफैक्चरर ने उस पर प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मार्केट प्राइस है, यानी कि जो परचेजर है उसको ये आर्टिकल कितने में पड़ा, ये 3000 में, ठीक है। उसने 3000 में इस आर्टिकल को खरीद लिया। अब इस परचेजर ने 30% के इजाफे के साथ इस आर्टिकल को आगे बेच दिया, ठीक हो गया। तो अब इस परचेजर के लिए परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, मैं लिखूंगा परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू 30% है, क्योंकि इस शख्स ने 30% के प्रॉफिट के साथ इस आर्टिकल को बेचा, तो इसका मैं लिख लेता हूं 30%, ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चरर का 20% था, इसका 30% हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इस परचेजर ने जब इस आर्टिकल को आगे भेजा 30% प्रॉफिट के साथ, तो फिर टोटल इंक्रीज इन सेल प्राइस कितनी हो जाएगी, तो मैं लिखूंगा टोटल इंक्रीज इन सेल प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखें इस शख्स ने, परचेजर ने 30% का प्रॉफिट लिया, कौन सी अमाउंट के पीछे, 3000 के पीछे। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 3000 के साथ, ठीक हो गया। तो अब देखें ये हम लिखेंगे 30, परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो परसेंटेज का साइन जब भी रिमूव करते हैं तो जो वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर लिया जाता है, और इनटू ये आ जाएगा 3000। तो ये दो जीरोस, इन दो जीरोस को डिडक्ट कर लेते हैं, हमारे पास पीछे क्या रह गया, ये 30 इंटू 30 करेंगे तो ये 900 आ जाएगा। यानी कि जो परचेजर है उसने इस आइटम पे 900 रुपए का मुनाफा कमाया। तो अब हम देखते हैं कि जो फाइनल सेल प्राइस बनी है उस आर्टिकल की वो कितनी बनी है। तो देखें 500 रुपए का यहां पर जब इजाफा हुआ तो उस आर्टिकल की प्राइस कितनी हो गई थी, 3000 हो गई थी। अब 3000 पे मजीद 900 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि इस आर्टिकल को फिर कितने में बेचा गया, 3000 में हम 900 ऐड कर लेंगे, तो मैं लिखूंगा फाइनल सेल प्राइस इज इक्वल टू, ये आ जाएगी 3000 प्लस 900 जो प्रॉफिट की अमाउंट है मैन्युफैक्चरर के लिए, ये आ जाएगी। तो आप जब इसको सम करेंगे 3000 को और 900 को तो ये आ जाएगा 3900। यानी कि जो फाइनल सेल प्राइस बनी है उस आर्टिकल की वो है 3900 रुपए। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस बाय 12% इन सेल एट अ स्टोर, के एक स्टोर में तमाम अशिया की कीमतों में 12% की कमी की गई बतौर डिस्काउंट के, ठीक हो गया। अ कैश कस्टमर वाज गिवन अ फर्दर 10% डिस्काउंट, जबकि उस स्टोर ने मजीद 10% की रियायत रखी उन कस्टमर के लिए जो कि नकद पैसे देकर आइटम परचेज करना चाह रहे थे, जो कि कैश देकर आइटम खरीदना चाह रहे थे। देखें कुछ बड़े स्टोर होते हैं वहाँ पर जो
सेल होती है वो दो तरह की होती है। एक क्रेडिट बेस पे होती है, यानी कि वो अपने कस्टमर या उनसे जो छोटे स्टोर हैं वो उनसे चीज़ लेके जाते हैं क्रेडिट बेस पे, यानी कि वो उनको टाइम देते हैं, ठीक है आप 15 दिन के बाद इसकी पेमेंट कर लीजिएगा, या 30 दिन के बाद कर लीजिएगा, या 60 दिन के बाद कर लीजिएगा। ये जो सेल होती है ये क्रेडिट बेस पे होती है। तो इस तरह के जितने भी उनके कस्टमर थे या छोटे स्टोर थे उनके लिए उन्होंने 12% का डिस्काउंट दे दिया। लेकिन उन्होंने साथ में ये किया कि अगर कोई कस्टमर नकद पैसे देना चाह रहा है, कैश पेमेंट करना चाह रहा है, मौके पे पैसा देना चाह रहा है, तो उसको मजीद 10% का डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, जो क्रेडिट वाले हैं उनको 12% तो है ही, लेकिन अगर कोई कैश में चीज़ लेना चाह रहा है, उसी टाइम पे कैश देना चाह रहा है, तो उसको मजीद 10% का डिस्काउंट उन्होंने दे दिया। ठीक है, What price would a cash customer pay for an article marked initially ₹2000? तो फिर हमने ये मालूम करना है कि अगर एक आर्टिकल की जो मार्क प्राइस थी, यानी कि उस पर जो कीमत दर्जशुदा थी, जो कीमत उस पर लिखी हुई थी वो 2000 हो, तो फिर कैश कस्टमर को ये जो 2000 आइटम का आर्टिकल है ये कितने में पड़ा, हमने ये मालूम करना है। ठीक हो गया, तो देखें इसका सोल्यूशन है। अब मार्क प्राइस कितनी है, यानी कि आर्टिकल की या उस चीज की जो शुरू में दर्ज शुदा कीमत है, उस या जो कीमत उस पर लिखी हुई है वो है 2000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ₹2000। अब स्टोर वालों ने शुरू में कितना डिस्काउंट दिया, 12% दिया हर आर्टिकल पे। तो इसका मतलब है कि ये 2000 पे 12% फिर कितना होगा, देखें 12% उन्होंने दिया। 12% कौन सी अमाउंट पे दिया, 2000 पे दिया, तो हम 12% को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2000 से। ठीक हो गया, तो अब देखें ये आ जाता है 12, परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो 12 को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। जब भी परसेंट का साइन रिमूव करते हैं तो जो भी वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर लिया जाता है, और इनटू ये आ जाएगा 2000। तो अब ये दो जीरोस, इन दो जीरोस को डिडक्ट कर लेते हैं, पीछे हमारे पास 12 इंटू 20 रह जाता है। तो अब जब आप 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाता है, और साथ में ये जीरो ऐड हो जाएगा, तो 240। यानी कि शुरू में उस स्टोर ने ये जो 2000 का आर्टिकल था उस पे 240 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो अब इस आर्टिकल की प्राइस कितनी रह जाती है, अगर इसमें से 240 रुपए हम कम करेंगे, तो यहां पर मैं सेल्स प्राइस मालूम करने का फार्मूला पुट करूंगा। तो देखिए हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में ये वाला फार्मूला पढ़ा था कि डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, हमने ये फार्मूला पढ़ा था। अब यही वाला फार्मूला मैं इधर रीअरेंज करके लिखता हूँ। इस सेल्स प्राइस को इस तरफ ले आऊंगा, डिस्काउंट को इस तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे सेल्स प्राइस मालूम करनी है, डिस्काउंट और मार्क प्राइस की वैल्यूज मेरे पास हैं। तो मैं लिखूंगा सेल्स प्राइस, ठीक है, ये वही वाला फार्मूला है जो मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में पढ़ा था, सिर्फ उसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। सेल्स प्राइस को इधर लेके आ रहा हूँ, डिस्काउंट को इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा मार्क प्राइस MP माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दें। मार्क प्राइस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 2000, माइनस डिस्काउंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 240। तो जब आप 2000 में से 40 को माइनस करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगी ₹1760, यानी कि ये जो आर्टिकल था जिसकी कीमत 2000 थी, इस पे जब 12% का डिस्काउंट दिया गया तो उसकी जो नई कीमत बनी वो ये वाली बन गई। ठीक हो गया, तो ये तो डिस्काउंट हो गया उन लोगों के लिए, जिस तरह कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने ये आर्टिकल क्रेडिट बेस पे परचेज करना था, यानी कि उन्होंने कुछ दिनों के बाद पेमेंट करनी थी। ठीक हो गया, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो कैश कस्टमर है, यानी कि जो नकद में पेमेंट देने वाला है, ठीक है, जो मौके पर पेमेंट देने वाला है, उसको मजीद 10% के डिस्काउंट है। तो अब हम ये मजीद 10% का डिस्काउंट इस पर कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना बनेगा। तो मैं लिखूंगा फर्दर डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट। अब कैश पेमेंट पे मजीद 10% अगर हम डिस्काउंट करें तो देखते हैं कि कितनी अमाउंट बनती है। ठीक है, फर्दर डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट, यानी कि कैश पेमेंट पे मजीद जो डिस्काउंट है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहां पर अगेन सेम यही चीज मैं रिपीट करूंगा, ये आ जाएगा डिस्काउंट। अब इस केस में कितना है, 10% है। ठीक हो गया, और ये 10% कौन सी अमाउंट पे अब दिया जा रहा है, ये हमारे पास जो नई अमाउंट बनी है, ठीक है, जो नई प्राइस बनी है उस आर्टिकल की। ठीक है, तो ये इनटू हो जाएगा 1760। तो अब देखें, ये मैं लिखूंगा 10, ये परसेंटेज का साइन रिमूव करूंगा तो 10 को 100 से डिवाइड कर लूंगा,
जिस तरह के मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब भी आप परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो जो भी वैल्यू दी होती है उसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं और इनटू ये आ जाएगा 1760। अब देखें ये जीरो इस जीरो के साथ डिडक्ट हो जाएगा, ये जीरो इस जीरो के साथ डिडक्ट हो जाएगा। हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट क्या आ गई, ₹176। ये मजीद जो 10% का डिस्काउंट कैश पेमेंट पे है वो ये अमाउंट बन जाती है। ठीक हो गया। तो फिर अब हम देखते हैं कि ये जो आर्टिकल है इसकी फाइनल प्राइस क्या बनेगी, परचेज प्राइस जो बनेगी वो क्या बनेगी। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा परचेज प्राइस, यानी कि हम देखते हैं कि कैश कस्टमर को अब ये आर्टिकल कितने में पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि कैश कस्टमर के लिए दो डिस्काउंट होगी, एक 12% है, एक 10% है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि देखें सेल प्राइस क्या था। सेल में पहले ये फॉर्मूला लिख लेता हूं, सेल प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो अब देखें सेल प्राइस क्या है इस कैश कस्टमर के लिए 1760 और माइनस डिस्काउंट इस पर मजीद कितना आया 176 आया। तो अब आप ये माइनस कर दें 1760 माइनस 176, इसको माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर हमें एक बोरो लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर एक बोरो जाने के बाद 16 में से 15 रह गया, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बोरो चला गया तो 6 रह गया, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल प्राइस बनी है, जो कैश कस्टमर इस आर्टिकल खरीदेगा वो कितने में खरीदेगा, वो 1584 रुपीज़ में खरीदेगा। ठीक है, यानी कि उसको 2 डिस्काउंट मिले तो इस वजह से उसको ये आइटम जो है सस्ती पड़ गई बनिस्बत उन कस्टमर के जो क्रेडिट बेस पे लेना चाह रहे थे, क्योंकि उनको सिर्फ 12% का डिस्काउंट मिल रहा था, जबकि कैश कस्टमर को मजीद 10% का भी डिस्काउंट मिला। तो ये प्राइस बन जाती है इस आर्टिकल की कैश कस्टमर के लिए। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है ताहिर परचेज 2 टॉयज फॉर हिज चिल्ड्रन। ताहिर ने अपने बच्चों के लिए 2 खिलौने खरीदे। ही बाइज स्पाइडरमैन एंड बारबी डॉल फॉर ₹3000 एंड ₹5000 रिस्पेक्टिवली। तो उसने जो 2 खिलौने खरीदे उसमें एक स्पाइडरमैन खरीदा और एक बारबी डॉल। स्पाइडरमैन की कीमत 3000 रुपये थी और बारबी डॉल की कीमत 5000 रुपये थी। ठीक हो गया। इफ़ अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन ऑल टॉयज, तो अगर इन खिलौनों पे 20% का डिस्काउंट हो, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस फॉर ईच टॉय। तो हमने हर खिलौने के लिए डिस्काउंट की अमाउंट और सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। देखें यहाँ पर ईच टॉय लिखा हुआ है, यानी कि हमने हर ये जो 2 खिलौने दोनों के लिए अलग अलग हमने डिस्काउंट की अमाउंट भी मालूम करनी है और सेलिंग प्राइस की अमाउंट भी मालूम करनी है अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर ईच टॉय लिखा हुआ है। लेकिन बुक में जो आपका आंसर है उसमें इन दोनों टॉयज का जो डिस्काउंट है उसको भी टोटल कर दिया गया है। ठीक है, टोटल वैल्यू में बताई गई है आंसर में, और इन दोनों टॉयज की सेलिंग प्राइस की भी टोटल वैल्यू बताई गई है। तो हम ये करेंगे कि हम इन दोनों टॉयज के लिए अलग अलग डिस्काउंट और सेल्स प्राइस मालूम करने के बाद उनका टोटल कर लेंगे, तो हमारी ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये जो ईच टॉय यहाँ पर आ रहा है, यानी कि अलग अलग जो कीमतें हमने मालूम करनी है या डिस्काउंट मालूम करना है, ठीक है, या डिस्काउंट की वैल्यू मालूम करनी है, वो भी आ जाए, वो भी कवर हो जाएगा। और जो आपका बुक में आंसर है उस आंसर के साथ हमारा आंसर भी मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, देखें मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिख दी है ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। अब देखें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन की कॉस्ट प्राइस हमें क्या बताई गई है, ये है 3000। अब हम पहले स्पाइडरमैन पे जो डिस्काउंट है वो अमाउंट हम मालूम करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है डिस्काउंट इज इक्वल टू, अब देखें 20% डिस्काउंट है तो मैं लिखूंगा 20% डिस्काउंट, और ये कौन सी अमाउंट पे है, स्पाइडरमैन की कीमत क्या थी, 3000 थी, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 से। अब ये स्पाइडरमैन पे मैं डिस्काउंट की अमाउंट मालूम करने लगा हूँ, तो अब ये देखें ये आ जाएगा 20 और परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो 20 को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। परसेंटेज का साइन जब भी रिमूव करते हैं तो जो भी वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर लिया जाता है, इनटू ये आ जाएगा 3000। तो अब देखें ये 2 जीरोज, इन 2 जीरोज को डिडक्ट कर लेंगे, हमारे पास 20 इंटू 30 रह गया। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 30 से, 2 इंटू 3 हो जाता है 6, ठीक है, और एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से इधर यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे तो ये 600 आ गया। यानी कि स्पाइडरमैन पे जो डिस्काउंट की अमाउंट बनी है वो है 600।
तो अब हम अगर स्पाइडरमैन की सेल प्राइस मालूम करना चाहें तो देखें, ये मैंने फार्मूला लिख दिया, सेल प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कौन सी होती है, जिस तरह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूं कि जो प्राइस लिखी हुई होती है आइटम के ऊपर, ये जो दर्जशुदा प्राइस होती है, ठीक है। तो यहां पर मार्क प्राइस 3000 है और डिस्काउंट की अमाउंट क्या है, ये 600 है। तो मैं अमाउंट पुट करूंगा, ये आ जाएगा, मार्क प्राइस की वैल्यू हमारे पास 3000 है और माइनस डिस्काउंट की अमाउंट हमारे पास है 600। तो आप 3000 में से जब 600 को माइनस करेंगे तो आपको पास वैल्यू आएगी 2400, यानी कि स्पाइडरमैन की जो सेलिंग प्राइस है वो है 2400। 600 का डिस्काउंट जब हमने 3000 में दिया तो पीछे जो सेलिंग प्राइस है वो 2400 रह गई, ठीक है। ये हमारे पास स्पाइडरमैन के लिए डिस्काउंट की अमाउंट और सेलिंग प्राइस आ गई। अब हम सेम यही चीज करते हैं और बारबी डॉल के लिए डिस्काउंट की अमाउंट और सेलिंग प्राइस मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बारबी डॉल इज इक्वल टू, ये हमें कितनी बताई गई थी 5000, तो मैंने यहां पर ये पुट कर दिया। अब यहां पर भी मैं डिस्काउंट की अमाउंट मालूम करता हूं। तो देखें, ये मैं लिखूंगा, अब यहां पर भी 20% ही डिस्काउंट है तो मैं लिखूंगा 20%, और ये 20% कौन सी अमाउंट पे है, 5000 पे, ठीक है। तो यहां पर मैं 5000 लिख लेता हूं। तो अब देखें, हम ये 20 के साथ जो परसेंट का साइन इसको रिमूव करेंगे तो 20 को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे और इनटू ये आ जाएगा 5000, ठीक है। जब भी परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो जो वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर लिया जाता है। तो अब देखें, ये दो जीरोस इन दो जीरोस के साथ डिडक्ट हो जाएंगे, पीछे ये 20 और 50 रह गया। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ₹2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाता है, और एक जीरो यहां से और एक जीरो यहां से इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये 1000 बन गया। तो जो डिस्काउंट की अमाउंट बारबी डॉल पे बनी है वो है 1000। तो अब सेलिंग प्राइस ऑफ बारबी डॉल कितनी आएगी, तो उसके लिए मैंने लिखा है एसपी ऑफ बारबी डॉल, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ बारबी डॉल। इसके लिए भी सेम ये वाला फॉर्मूला मैंने लिख दिया जो पीछे लिखा था, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस क्या है, यहाँ पर 5000 है। मार्क प्राइस कौन सी प्राइस होती है, जो प्राइस किसी भी आइटम के ऊपर लिखी हुई होती है, दर्जशुदा जो आइटम जो प्राइस होती है, यानी कि जो ओरिजिनल जो शुरू में जो प्राइस होती है, ठीक है। और डिस्काउंट की अमाउंट यहाँ पर हमारे पास आई है 1000। तो अब आप जब 5000 में से 1000 को माइनस करेंगे तो बारबी डॉल की जो कीमत है वो बन गई है, या सेलिंग प्राइस 4000 बन गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब बारबी डॉल की भी अलग से डिस्काउंट की अमाउंट भी आ गई और उसकी सेलिंग प्राइस भी आ गई, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके मुताबिक हमारे पास दोनों खिलौनों के अलग डिस्काउंट की अमाउंट और सेलिंग प्राइस की अमाउंट आ जाती हैं। लेकिन अब आपके बुक में जो आंसर है वो उसमें डिस्काउंट की अमाउंट को भी टोटल किया गया है, इकट्ठा किया गया है दोनों टॉयज के लिए, और सेलिंग प्राइस को भी इकट्ठा किया गया है। तो मैं यहाँ पर इनका टोटल भी कर लेता हूँ ताकि हमारा जो आंसर है वो बुक के आंसर के साथ मैच हो जाए। तो मैं लिखूंगा टोटल डिस्काउंट, ठीक है। अब देखें, स्पाइडरमैन पे टोटल डिस्काउंट की अमाउंट कितनी बनी थी, 600 बनी थी, तो ये मैं 600 लिख लेता हूं। प्लस बारबी डॉल पे कितनी बनी है डिस्काउंट की अमाउंट, ये बनी है 1000, तो यहां पर मैं 1000 लिख लूंगा, ठीक है। और अब इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज 600 को 1000 में सम करेंगे तो ये 1600 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो डिस्काउंट की अमाउंट बनी है दोनों खिलौनों पे वो है 1600, ठीक हो गया। और अब मैं जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो भी मालूम कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा टोटल सेलिंग प्राइस, यानी कि दोनों खिलौनों की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है। तो ये आ जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस, या एसपी भी आप लिख सकते हैं, जिस तरह के यहाँ पर पीछे मैं शॉर्ट में लिखता रहा हूं। तो अब ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस स्पाइडरमैन की कितनी हमारे पास आई थी डिस्काउंट देने के बाद, ये आई थी 2400, और इसमें हम प्लस कर देंगे सेलिंग प्राइस बारबी डॉल की, जब डिस्काउंट हमने दिया तो पीछे हमारे पास 4000 रह गई थी, ये तो ये आ जाएगा 4000। तो अब इन दोनों को जब आप सम करेंगे रुपीस, तो 2400 को 4000 में सम करें तो ये आ जाता है 6400। तो ये उन दोनों टॉयज की जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो वाली की वैल्यू भी हमारे पास आ जाती है। ये उनका टोटल डिस्काउंट आ जाता है दोनों टॉयज का, ये दोनों टॉयज की जो सेलिंग प्राइस है वो भी कंबाइन हमने यहाँ पर मालूम कर ली, ठीक हो गया। दोनों को टोटल कर लिया और यहाँ पर हमने अलग भी मालूम कर लिया। तो इस तरह हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो भी कवर हो जाता है और बुक के साथ हमारा आंसर भी मैच हो जाता है। ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का।
क्वेश्चन नंबर 6 है तुफेल बाय सम आइटम फ्रॉम अ स्टोर के तुफेल ने एक स्टोर से कुछ आइटम खरीदे, कुछ अशिया खरीदी। अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15% इज ऑफर्ड ऑन फूड आइटम एंड 20% ऑन अदर आइटम। तो उस स्टोर में जो फूड आइटम है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उस पर 15% का डिस्काउंट था और जो दूसरी चीज़ें हैं फूड आइटम के अलावा जो चीज़ें हैं उन पर 20% का डिस्काउंट था। इफ़ ही परचेजेज फूड वर्थ ₹1250 एंड अदर आइटम वर्थ ₹750, तो अगर तुफेल ने जो फूड की आइटम है यानी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो 1250 की खरीदी और जो दूसरी आइटम्स थी फूड के अलावा वो 750 की खरीदी हों, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच सेपरेटली। तो हमने डिस्काउंट की अमाउंट और सेलिंग प्राइस दोनों यानी कि फूड आइटम्स के लिए अलहदा मालूम करनी है और जो फूड आइटम नहीं है यानी कि दूसरी आइटम है उनके लिए हम अलहदा डिस्काउंट की अमाउंट और सेलिंग प्राइस अलहदा अलहदा मालूम करेंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन है, ये मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिख दी है ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। अब पहले हम जो फूड आइटम है उस पर डिस्काउंट की अमाउंट मालूम करते हैं और फिर सेलिंग प्राइस मालूम करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है कॉस्ट प्राइस या आप CP भी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ फूड आइटम। फूड आइटम की कॉस्ट प्राइस क्या है यानी कि तुफेल ने कितने की खरीदी फूड आइटम, ये है 1250 रुपए के, तो ये मैंने 1250 यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब इस पे हम डिस्काउंट की अमाउंट मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा है डिस्काउंट ऑन फूड आइटम। फूड आइटम पे आप डिस्काउंट की अमाउंट मालूम करते हैं। तो फूड आइटम पे जो डिस्काउंट है वो 15% है, यहां पर मैं लिखूंगा 15%। ठीक है, और ये 15% कौन सी अमाउंट पे बनेगा, ये 1250 पे बनेगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 1250 के साथ। ठीक हो गया, क्योंकि उसने 1250 रुपए के फूड आइटम खरीदे। तो अब ये हो जाएगा 15 और हम परसेंट का साइन रिमूव करते हैं तो जो भी वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर लेते होते हैं। ठीक है, तो परसेंट का साइन मैंने रिमूव किया, 100 से डिवाइड कर लिया और इनटू ये आ जाएगा 1250। तो अब ये 0 इस 0 के साथ डिडक्ट हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या रहेगा, 15 इंटू 125। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 125 इंटू 15 करें तो 5 5 दा 25, 5 लिखेंगे, 2 कैरी में चला गया, 5 2 दा 10 और कैरी वाला 2 हो गया 12 और अब 1 कैरी में चला गया, 5 1 दा 5 और कैरी वाला 1 हो गया 6 और ये 125 से मल्टीप्लाई होगा तो 125 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सम कर दें तो ये आ जाएगा 5, 2 प्लस 5 7, 6 प्लस 2 8 और ये आ गया 1। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1875। तो ये आ जाएगा 1875 और डिवाइडेड बाय 10 है। ठीक है, तो अब जब 10 को आप डिवाइड करेंगे 1875 पे तो ये आ जाएगा ₹187.5 हो जाएगा, क्योंकि 10 के साथ एक जीरो है तो हम यहां से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, एक डिजिट छोड़ के हम यहाँ डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। ठीक हो गया, ये हमने डिवाइड कर दिया 10 को। तो ये हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट आ गई 18.75, 187.5 रुपए का डिस्काउंट मिला तो फेल को जो फूड के आइटम थे उस पर। ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस ऑफ फूड आइटम क्या हो जाएगी, तो उसके लिए मैंने देखे फार्मूला लिख दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ फूड आइटम SP ऑफ फूड आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस CP माइनस डिस्काउंट। तो अब कॉस्ट प्राइस क्या थी फूड आइटम की, ये थी 1250 रुपए और डिस्काउंट की अमाउंट हमारे पास क्या आई है, ये है 187.5। तो अब आप 1250 में से 187.5 को माइनस करें, यह आ जाएगा 1250 माइनस 187.5। ठीक है, तो हम यहां पर भी एक पॉइंट डाल के 0 डाल देंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब इसको माइनस करें तो देखें, अब ये 0 5 से छोटा है तो एक बोरो लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और यहां पर 10 में से एक बोरो चला गया तो 9 रह गया। ठीक है, 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहां पर 15 में से बोरो चला गया 14 रह गया, 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और यहां से एक बोरो चला गया था तो 1 रह गया, 1 माइनस 1 करें ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 और डेसिमल पॉइंट आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई है 1062.5। तो जब हमने माइनस किया 1250 में से 187.5 को तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आई है ये है 1062
62.5 ये हमारे पास सेलिंग प्राइस फूड आइटम की आ गई। ठीक है, तो इस तरह हमने फूड आइटम के लिए सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दोनों की वैल्यू अलग-अलग मालूम कर ली है। अब जो अदर आइटम थे यानी कि फूड आइटम के अलावा जो आइटम थे उसके लिए हम अलग से डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस की वैल्यू मालूम करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर आइटम, या आप CP ऑफ अदर आइटम भी लिख सकते हैं। तो ये तो फैल ने कितनी की खरीदी थी, जो अदर आइटम है ये 750 की थी, मैंने यहाँ पर 750 लिख दिया। अब मैंने लिखा है डिस्काउंट ऑन अदर आइटम, तो अब हम ये जो अदर आइटम है यानी फूड के अलावा जो आइटम है इस पे डिस्काउंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इस पे डिस्काउंट दिया गया था 20%, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 20%, और ये 20% अब कितनी अमाउंट पे हमने कैलकुलेट करना है, 750 पे, क्योंकि तो फेल ने 750 रुपए की अदर आइटम खरीदी थी फूड आइटम के अलावा। तो अब इसको देखें मैंने 20% इंटू 750 लिख दिया। इसको आप लिख सकते हैं 20, और इसका परसेंटेज रिमूव करेंगे तो 20 को आप 100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और इंटू यह आ जाएगा 750। तो अब देखें ये 0 इस 0 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, ये 0 इस 0 के साथ डिडक्ट हो जाएगा। 2 और 75 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ₹150। तो जो अदर आइटम है उस पर जो डिस्काउंट की अमाउंट आई है वो 150 रुपये आ गई है। तो अब हम सेलिंग प्राइस ऑफ अदर आइटम मालूम कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है सेलिंग प्राइस SP ऑफ अदर आइटम इज इक्वल टू CP यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, अदर आइटम की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 750, और माइनस डिस्काउंट की हमारे पास अमाउंट आई है 150। तो अब जब आप इसको माइनस करेंगे, ये 750 में से माइनस करें 150 को, तो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, और 7 माइनस 1 6, ये हमारे पास अमाउंट आ गई अदर आइटम की जो सेलिंग प्राइस है वो आ गई है 600। ठीक है, यानी कि जो अदर आइटम है उन पे जो जब डिस्काउंट 150 का मिला तो उनकी जो सेलिंग प्राइस रह गई वो 600 रह गई। ठीक है, तो इस तरह ये हमने अदर आइटम के लिए भी अलग से डिस्काउंट की अमाउंट और सेलिंग प्राइस की अमाउंट मालूम कर ली। ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ये दो वर्ड आ रहे हैं, एक होलसेलर आ रहा है और एक रिटेलर आ रहा है। पहले मैं आपको ये दो वर्ड एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखें होलसेलर कौन सा होता है, ऐसा दुकानदार जो थोक के हिसाब से चीजें बेचता है, यानी कि जो बड़े बाजारों में जो बड़े दुकानदार होते हैं वो होलसेलर होते हैं। ठीक है, और रिटेलर कौन सा होता है, जो कि परचून के हिसाब से अशिया बेचता है, जैसे कि आम गली मोहल्ले में जो करियाना स्टोरें होती हैं ये रिटेलर होते हैं। ठीक है, रिटेलर होलसेलर से चीजें खरीदता है और फिर आगे उसको बेचता है। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ होलसेलर सेट्स हिज सेलिंग प्राइस बाय एडिंग 15% टू हिज कॉस्ट प्राइस, कि एक होलसेलर है वो जब भी अपनी कोई चीज बेचता है तो वो उसमें 15% का मुनाफा डाल के बेच देता है। ठीक हो गया। द रिटेलर एड्स 25% टू द प्राइस ही पेज टू द होलसेलर टू फिक्स हिज सेलिंग प्राइस। और फिर रिटेलर क्या करता है, रिटेलर जब होलसेलर से कोई चीज खरीदता है तो उसमें मजीद 25% का अपना प्रॉफिट ऐड करके उस चीज को आगे बेचता है। एट व्हाट प्राइस अ रिटेलर वुड सेल एन आर्टिकल विच कॉस्ट द होलसेलर 400। तो अब हमने ये मालूम करना है कि अगर एक होलसेलर को एक आर्टिकल 400 में पड़ा हो, तो ये जो 400 में आर्टिकल पड़ा है इस होलसेलर को, रिटेलर इसको फाइनली कितने में बेचेगा। तो देखें उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, पहले तो हमने ये देखना है कि ये जो आइटम है या आर्टिकल है रिटेलर को इस शख्स को कितने में पड़ता है, ये इस होलसेलर से कितने में खरीदता है, तभी हम फिर मालूम कर सकेंगे कि इसकी फाइनल प्राइस क्या है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर। ये जो आर्टिकल है, ये जो आइटम है, ये जो होलसेलर है उसको कितने में पड़ रहा है, 400 में पड़ रहा है। अब हमने ये क्वेश्चन में देखा है कि जो होलसेलर है वो उसको जो भी आइटम जितने में पड़ता है उसमें 15% का वो प्रॉफिट ऐड करता है। तो फिर रेट ऑफ प्रॉफिट होलसेलर के लिए क्या है, 15% मैंने लिख दिया। तो होलसेलर अब इसमें कितना प्रॉफिट लेगा इस 400 में, तो मैं लिखूंगा ये 15% प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, और कितनी अमाउंट के पीछे, 400 अमाउंट के पीछे, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 400 से। ठीक है, तो अब देखें ये हम लिखेंगे 15 और परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो 15 को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक हो गया, और इनटू ये आ जाएगा 400। तो अब ये दो जीरोस, इन दो जीरोस को डिडक्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्या जी अमाउंट आ जाएगी, ये आ गया रुपीज 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाता है। तो ये जो प्रॉफिट की अमाउंट है जो कि होलसेलर ने इस आर्टिकल पे रखा, ठीक है, 15% के हिसाब से ये अमाउंट आ जाती है। तो अब इसका मतलब है कि फिर इस आर्टिकल की सेल प्राइस क्या हो जाएगी, मैं लिखूंगा सेल
प्राइस ऑफ होल सेलर। होल सेलर फिर इस आइटम को कितने में बेचेगा, ये मैं लिख लेता हूं, होल सेलर इज इक्वल टू, अब देखें जो कॉस्ट प्राइस है वो है 400, तो ये मैं लिख लूंगा 400, और इसमें प्रॉफिट कितना ले रहा है, होल सेलर 60 रुपीज़ का प्रॉफिट ले रहा है। तो अब इन दोनों अमाउंट को जब आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज़ 460, यानी कि होल सेलर इस 400 का जो आइटम है, जो 400 रुपये का आर्टिकल है, कोई भी चीज़ है, इसको 460 रुपये में बेचता है। तो इसका मतलब है कि जो रिटेलर है वो फिर होल सेलर से कितने में ये आइटम खरीदता है, 460 रुपये में। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर, रिटेलर के लिए फिर कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, ये हो गई रुपीज़ 460। इसने 460 में ये आर्टिकल खरीदा होल सेलर से। अब ये क्या करता है, ये 25% का इसमें अपना मार्जिन ऐड करता है, 25% का मुनाफा ऐड करता है, ठीक है। तो रेट ऑफ प्रॉफिट रिटेलर का क्या है, ये है 25%। तो अब हम देखते हैं कि जो रिटेलर है वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, तो ये आ जाएगा 25%, और कितने पे है, 460 पे, 460 पे। अब 25% हम देखते हैं कितना बनता है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 460 से, 25% को 460 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 25%। का साइन रिमूव करेंगे तो हम 100 से 25 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक हो गया। ये मैं बार बार आपको तकरीबन सब क्वेश्चन में मैं रिपीट करता रहा हूँ कि जब भी परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो जो भी वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर लिया जाता है, और ये आ जाएगा 460। तो अब देखें ये 0 इस 0 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, और 25 को 46 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 46 इंटू 25, 5 इंटू 6 30, 0 लिखेंगे, 3 कैरी में चला गया, 5 इंटू 4 20, और कैरी वाला 3 हो जाएगा 23, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, 1 कैरी में चला गया, 2 इंटू 4 8, और कैरी वाला 1 हो गया 9, ठीक है। इसको सम करें तो ये आ गया 0, 3 + 2 5, और 2 + 9 11, तो ये 1150 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो मैं ये लिख लूंगा 1150, और डिवाइडेड बाय ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम 1150 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर लेगा, तो हमारे पास अमाउंट आ गई रुपीज़ 115, यानी कि रिटेलर जो प्रॉफिट लेता है इस आर्टिकल पे वो 115 रुपये का है, जब उसने 25% का प्रॉफिट ऐड किया, ठीक है। 25% के रेट के हिसाब से ये उसका प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। तो अब हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है रिटेलर की वो कितनी होगी, यानी कि रिटेलर इस आइटम को कितने में बेचेगा। तो मैं लिखूंगा सेल प्राइस, या सेलिंग प्राइस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सेल प्राइस ऑफ रिटेलर, जो परचून फरोश है उसकी जो सेल प्राइस है वो कितनी हो जाएगी। देखें 460 में इसने ख़रीदा होल सेलर से, और 115 रुपये का इसने इसमें प्रॉफिट रखा 25% के हिसाब के साथ, तो ये आ गया 115। अब इन दोनों को जब आप सम करेंगे रुपीज़, तो देखिए मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, 460 + 115 ऐड करें, ये 5 + 0 5 आ जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, ये 575 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास अमाउंट आ गई 575। ये जो है सेलिंग प्राइस आ गई रिटेलर के लिए, और यही हमसे पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन में, कि रिटेलर जो है इस 400 वाले जो आइटम है इसको कितने में बेचेगा। तो रिटेलर फाइनली इसको बेचेगा 575 रुपये में। ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.20 कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।